दोस्तों जरा सोचिए, 23 मार्च 1931 का दिन इतिहास में बदल जाता। लाहौर जेल में भगत सिंह की फांसी रुक जाती और भगत सिंह जिंदा बच जाते, तो भारत का इतिहास कैसा होता? क्या भारत महात्मा गांधी के अहिंसा की राह पर चलता या भगत सिंह के क्रांतिकारी समाजवाद को अपनाता? क्या भारत 1947 से पहले ही आजाद हो जाता या देश का बंटवारा रुक जाता? तो चलिए आज हम इसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री पर डीप डाइव करेंगे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मोस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेट्स के साथ। अब मान लीजिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी ना दी गई होती, बल्कि उन्हें उम्र कैद दे दी जाती। इसका पहला असर होता जेल से लिखे हुए उनके लेख, जो लोगों को प्रभावित करते। उन्होंने जेल से ही व्हाई आई एम एन एथियस्ट लिखा, जो उनके समाजवादी विचारों का भी कलेक्शन है। अगर वो जिंदा रहते तो 1930 के दशक में ही भारतीय राजनीति के अंदर एक मजबूत लेफ्ट विंग ऑल्टरनेट खड़ा हो जाता और उनके प्रभाव में भारतीय नौजवान ब्रिटिश राज के खिलाफ यूनाइट और वैचारिक लड़ाई लड़ते। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 1935-36 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव में आकर कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और उन्हीं में भगत सिंह भी रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही भगत सिंह एक लिविंग लेजेंड बन जाते हैं। तब उनकी उम्र 27 से 28 साल की है और वे भारत के सबसे बड़े युवा लीडर हैं। अब सोचिए 1938-39 का समय, ऐसे में भगत सिंह अगर मौजूद होते तो क्या करते? बहुत संभव है कि वे नेताजी के साथ खड़े होते, क्योंकि दोनों का ही सपना एक क्रांतिकारी, समाजवादी और मजबूत भारत का था। अगर भगत सिंह और नेताजी एक साथ आते तो इंडियन नेशनल आर्मी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसी क्रांतिकारी ताकतें मिलकर एक बड़ा मोर्चा बना लेते, जिनमें सेम आइडियोलॉजीज फॉलो की जाती। भगत सिंह की स्ट्रेटेजी थी डायरेक्ट एक्शन एंड मास अवेकनिंग। एक तो वे बहुत युवा थे और उनका सीधा प्रभाव यूथ पर पड़ता और उनके साथ मिलकर भारतीय नौजवान आजादी का संघर्ष शुरू करते। सेंट्रल इंटेलिजेंस डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा डरते थे वायलेंट रेवोल्यूशन से और भगत सिंह का मानना था वायलेंस के बिना ब्रिटिशर्स पर असर नहीं होगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑफ 1930s, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि भगत सिंह अलाइव मीन्स लेनिन ऑफ इंडिया, यानी अगर वे होते तो रेवोल्यूशन का खतरा ब्रिटिशर्स के लिए कई गुना बढ़ जाता। अब समय आता है 1939-40 का, जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। अब भगत सिंह और खुलकर सामने आते हैं। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट का इंतजार नहीं करते और संघर्ष शुरू कर देते हैं। 1941 के समय ब्रिटिश पूरे वर्ल्ड में बाकी ताकतों के सामने कमजोर पड़ रहे थे। उसी समय भगत सिंह एक नेतृत्व में रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। अब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन शुरू होता है, जिसमें आर्म्ड रिबेलियन एंड मास स्ट्राइक्स शामिल होते हैं। ऐसे में ब्रिटिशर्स इस बगावत को झेल सकने की स्थिति में नहीं होते और यूएसए जैसे कंट्रीज ब्रिटेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं कि इंडिया को जल्द से जल्द आज़ाद करे। अब सोचो, भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन 1947 में नहीं, 1942 में, जो ब्रिटिशर्स का सबसे कमजोर समय था और आज़ादी के सबसे बड़े लीडर रहे भगत सिंह, जिनका सभी भारतीयों पर असर था। अब सोचिए, अपनी पॉपुलैरिटी के कारण भगत सिंह आज़ाद हिंद के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमने जो आज़ादी में सबसे बड़ा दुख झेला था वो था विभाजन का। लेकिन अगर भगत सिंह होते तो सिचुएशन ऐसी ना होती। एक तो वे खुद एथियस्ट थे, तो उनके प्रभाव में इंडिया में कभी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ना होती और इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि रिलीजन बेस्ड पार्टीशन कभी ना होता। और अगर पार्टीशन जैसा कुछ होता भी तो उसमें उतना ब्लडशेड नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह कम्युनल हार्मनी के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। इसलिए ज्यादा संभावना तो यही थी कि पार्टीशन होता ही नहीं। अगर वे प्राइम मिनिस्टर होते तो भारत में जमींदारी प्रथा 1940 के दशक में ही समाप्त हो जाती, क्योंकि भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियाज को फॉलो करते थे और कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से खंडन करते थे। समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी जल्दी ही खत्म हो जाता, क्योंकि वे वीकर सेक्शन का सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। मजदूरों को भी बहुत से राइट्स जल्द मिल जाते। एक और जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि भारत डेमोक्रेटिक की जगह सोशलिस्ट कंट्री बनता। पिछड़े तबके के लोगों को जल्दी ही मुख्य धारा में लाया जाता। अब एक और अल्टरनेट बनता है कि हो सकता है भगत सिंह प्राइम मिनिस्टर ना बनते,
लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तब भी एक मिनिस्ट्री के हेड जरूर होते और उनके प्रभाव में भारत में एक अच्छी व्यवस्था जन्म लेती। लेकिन अब दूसरे हिस्से की बात की जाए तो सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके कई सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे। अगर वे फांसी से बच भी जाते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ओपन पॉलिटिक्स में सरवाइव ना करने देती। इसलिए हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि ब्रिटिश डेलिबरेटली हैंग्ड देम अर्ली, ताकि आइडियोलॉजी फैलने से पहले ही मूवमेंट क्रश हो जाए। महात्मा गांधी और आईएनसी भी उनके साथ मिलकर ओपनली नहीं आती, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज में काफ़ी डिफरेंसेस थे। इंडियन सोसाइटी तब भी रिजिड, कास्टिस्ट एंड कंजर्वेटिव थी, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इतना आसान नहीं था। पर इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी कुछ अच्छा परिणाम जरूर होता। भगत सिंह पहले ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि वे आज़ादी के साथ समानता भी चाहते थे, ताकि कोई भी तबका पिछड़ा ना रह जाए। तो दोस्तों, अगर भगत सिंह होते तो आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम ना होती, बल्कि समाज बदलने का मूवमेंट बन जाता। लेकिन अब सोचने की बात है कि क्या एक आदमी की शहादत ने सारी कहानी बदल दी? तो हिस्ट्री हमें बताती है कि एक आदमी की शहादत लाखों लोगों को जगाती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति जिंदा हो तो करोड़ों को दिशा देता है और एक बेहतर भविष्य गढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री? अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, चैनल को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।